बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर 4 का टॉपिक नंबर 4.4.2 प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो जी बेटा, हमारा अगला लेक्चर लास्ट लेक्चर में हमने 5 प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था क्रिस्टलाइन सॉलिड की। आई होप सो आप सबको याद होंगी। आज हम नेक्स्ट जो 5 प्रॉपर्टीज रह गई उनको डिस्कस करते हैं। बेटा मैंने बताया ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग के लिहाज से भी और शॉर्ट के लिहाज से भी। इसमें छोटे छोटे से बहुत ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। चलें जी, आगे हम छठी प्रॉपर्टी से कंपाउंड शुरू करते हैं, उनको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। जी, छठी प्रॉपर्टी है क्रिस्टलाइन सॉलिड की हैबिट ऑफ क्रिस्टल। बेटा हैबिट आप आदत को भी बोलते हैं। हैबिट ऑफ क्रिस्टल का मतलब क्या है? द शेप ऑफ क्रिस्टल इन विच इट यूजुअली ग्रो। वो वाली शेप क्रिस्टल की जिसमें आम तौर पे वो ग्रो करता है। बेटा शेप ऑफ क्रिस्टल्स का कांसेप्ट आप अपने ज़हन में रख लें। क्रिस्टल की शेप कई तरह की हो सकती है। क्यूबिक हो सकती है, टेट्राहेड्रल हो सकती है, ट्राइगोनल हो सकती है, रोम्बिक हो सकती है, रोमोहेड्रल हो सकती है। कई तरह की क्रिस्टल्स की शेप हो सकती है ना, चौरस भी, मुरब्बा भी, ट्रायंगल की शक्ल में, नीडल लाइक भी। तो कई तरह की क्रिस्टल की शेप होती है। ये आपने अपने ज़हन में रखना है। हैबिट ऑफ क्रिस्टल क्या है? द शेप ऑफ क्रिस्टल इन विच इट यूजुअली ग्रो। जिस शेप में आमतौर पे क्रिस्टल ग्रो करता है उसको उसका क्या कहा जाता है? हैबिट ऑफ क्रिस्टल। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल ले लें, NaCl। आम हालात में वो क्यूबिक की शक्ल में बनता है, तो उसका फिर हैबिट ऑफ क्रिस्टल क्या होगा? क्यूबिक। अगर मैं कहता कि वो ट्राइगोनल में बनता है तो फिर उसकी हैबिट ऑफ क्रिस्टल क्या होती? ट्राइगोनल। क्रिस्टल हम कैसे बना सकते हैं? मैंने 2 पॉइंट्स लिखे हैं। प्रिपेयर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सबसे पहले सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर करें। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? वो वाला सॉल्यूशन जिसमें मजीद हमारा सॉल्यूट हल ना हो सके। सॉल्यूशन क्या होता है? जिसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट हो। सॉल्वेंट में सॉल्यूट डालते हैं, ऐड करते हैं। कॉमन सी एग्जांपल है, पानी के अंदर नमक या चीनी मिलाते जाओ, हल होती जाएगी, फिर डालोगे, मिला लोगे, हल होती जाएगी। एक वक्त ऐसा आएगा कि जब आप उसमें और चीनी या और नमक डालेंगे वो मजीद उसमें हल नहीं होगा, उसके अंदर ही रह जाएगा। तो हम कहते हैं ये अब क्या बन गया? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएं और उसको आहिस्ता आहिस्ता ठंडा करें। तो उसको आप जब हम आहिस्ता आहिस्ता ठंडा करेंगे, टेम्परेचर गर्म करके हम उसका टेम्परेचर गर्म करेंगे तो उसको आहिस्ता आहिस्ता ठंडा करेंगे तो क्रिस्टल बनना शुरू हो जाएगा। अब जिस शक्ल के क्रिस्टल्स बनेंगे वो उसका क्या होगा? हैबिट ऑफ क्रिस्टल। क्रिस्टल्स फॉर्म्स ग्रोइंग इन वेरियस डायरेक्शन। तो कई तरह के डायरेक्शन में हमारे पास क्रिस्टल बनना शुरू हो जाते हैं। NaCl की एग्जांपल यहां पे लिखी हुई है कि अगर नॉर्मल कंडीशन हो तो जो NaCl है किस शक्ल में बनता है? क्यूबिक शक्ल में। लेकिन अगर 10% यूरिया उसके अंदर ऐड कर दें तो फिर वो किस शक्ल में चेंज हो गया? नीडल लाइक। तो बेटा पता ये चला, अगर कंडीशन चेंज कर दोगे तो हैबिट ऑफ क्रिस्टल भी क्या हो जाएगा? चेंज। फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज कर दोगे तो हैबिट ऑफ क्रिस्टल भी क्या हो जाएगा? चेंज। तो ये थी छठी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हम बात करते हैं आइसोमॉर्फिज्म की। बेटा आइसो का मतलब क्या होता है? सेम। मॉर्फिज्म का मतलब शेप। आइसो का मतलब सेम, मॉर्फिज्म का मतलब शेप। यानी अगर एक सब्सटेंस 2 या 2 से ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है तो हम कहते हैं प्रोसेस क्या है? आइसोमॉर्फिज्म। जिस तरह हमने आइसोटॉप्स पढ़े हैं, सेम इसी तरह आइसो मतलब क्या? सेम। मॉर्फिज्म का मतलब शेप। द फिनोमेना इन व्हिच 2 डिफरेंट सब्सटेंस एग्जिस्ट इन सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म। अगर एक सब्सटेंस 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? आइसोमॉर्फिज्म। और जो सब्सटेंस 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म एग्जिस्ट करता है उसको हम कहते हैं आइसोमॉर्फ्स। आइसोमॉर्फ्स क्या होते हैं? वो वाला कंपाउंड, वो वाला एलिमेंट जो 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है उसको क्या कहते हैं? आइसोमॉर्फ्स। क्रिस्टलाइन नेचर इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम केमिकल नेचर। जो क्रिस्टलाइन नेचर है ये केमिकल नेचर पे डिपेंड नहीं करती। क्या मतलब ये कि बेटा 2 जो डिफरेंट केमिकल्स हैं, लेट्स सपोज NaCl है या शुगर है, दोनों के क्या केमिकल सेम है? नहीं, दोनों अलग-अलग केमिकल है। केमिकल क्या होता है आप सबको पता है? एनीथिंग व्हिच हैव केमिकल प्रॉपर्टी, हम उसे कहते हैं ये केमिकल है। अब ये लेट्स सपोज ये सोडियम क्लोराइड है, ये शुगर है, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं? अलग-अलग, लेकिन इनकी क्रिस्टलाइन फॉर्म क्या हो सकती है? सेम। बेटा कॉमन सी एग्जांपल, सोडियम क्लोराइड भी क्यूबिक फॉर्म में हो सकता है, शुगर भी क्यूबिक फॉर्म में हो सकती है। जिस तरह 2 मार्कर नजर आ रहे हैं, ब्लैक और एक ब्लू, दोनों की शेप क्या है? सेम, लेकिन दोनों का कलर क्या है? डिफरेंट। सेम इसी तरह दोनों की शेप क्या हो सकती है?
दो कंपाउंड की, दो सब्सटेंस की, दो एलिमेंट की शेप क्या हो सकती है, सेम, बट उनके केमिकल नेचर क्या होगी, डिफरेंट। तो यहाँ पे लिखा ये गया कि क्रिस्टलाइन नेचर इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम केमिकल नेचर। जो क्रिस्टलाइन जो क्रिस्टल की शेप है वो केमिकल नेचर पर डिपेंड नहीं करती, तो फिर किस चीज पर डिपेंड करती है, इट्स डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ एटम एंड देयर अरेंजमेंट। ये डिपेंड करती है नंबर ऑफ एटम्स पे और उसके अरेंजमेंट पे, कि किसी सब्सटेंस के अंदर, किसी कंपाउंड के अंदर, किसी मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स हैं और वो किस तरह से अरेंज है, इस बात पर डिपेंड करेगी उसकी क्रिस्टलाइन फॉर्म। ठीक है, मिसाल के तौर पे एग्जांपल से आपको समझ क्लियर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट लिखा है। बेटा ये सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट, पहले तो ये बताओ क्या इन दोनों की केमिकल नेचर सेम होगी? नहीं, डेफिनेटली डिफरेंट होगी, क्योंकि ये दोनों अलग अलग कंपाउंड हैं, लेकिन दोनों की शेप क्या है, रोम्बोहेड्रल। दोनों की शेप सेम क्यों है? क्योंकि इनके अंदर नंबर ऑफ एटम, इसके अंदर भी 4 है, इसके अंदर भी 4 है। अगर हम रेशियो की बात करें, एटॉमिक रेशियो की, तो इसके अंदर रेशियो आप सबको नजर आ रही है 1:3, और इसके अंदर भी सेम 1:3। सेम इसी तरह एक ये कंपाउंड है, एक ये कंपाउंड है, इसके अंदर और इसके अंदर नंबर ऑफ एटम क्या है, सेम, इसके अंदर भी 4, इसके अंदर भी 4, रेशियो इनकी 1:3, इसके अंदर भी 1:3। दोनों की शेप क्या है, सेम, ट्रायंगल, ये भी ट्रायंगल, ये भी ट्रायंगल, ये भी रोम्बोहेड्रल, ये भी रोम्बोहेड्रल। तो पता ये चला कि दो कंपाउंड अगर दोनों की शेप एक जैसी होगी तो वो दोनों एक दूसरे के क्या हैं, आइसोमॉर्फ्स। बेटा ये भी आइसोमॉर्फ है, ये भी आइसोमॉर्फ है, दोनों एक दूसरे के क्या है, आइसोमॉर्फ। और ये वाला प्रोसेस क्या है, आइसोमॉर्फिज्म। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म फिनोमेना, ऐसा प्रोसेस इन विच कंपाउंड, जिसमें एक कंपाउंड, बेटा याद रखना यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस कंपाउंड का और एलिमेंट है। फिनोमेना इन विच कंपाउंड एग्जिस्ट मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म, अगर कोई कंपाउंड एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। और जो कंपाउंड पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फ्स। बेटा आपसे शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। जब पूछ लेता है पॉलीमॉर्फ्स क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन आ सकता है आइसोमॉर्फिज्म क्या है, या आइसोमॉर्फ्स क्या होता है, बेटा आपको पता होना चाहिए। तो वो वाला फिनोमेना जिसमें एक कंपाउंड एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करे वो क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म। मिसाल के तौर पे कैल्शियम कार्बाइड या लिखा हुआ है CaCO3, ये ट्राइगोनल भी होता है, ये ऑर्थोरोम्बिक भी होता है। कंपाउंड एक ही है, शेप कितनी है, 2। प्रोसेस क्या कहलाएगा, पॉलीमॉर्फिज्म। और जो कंपाउंड पॉलीमॉर्फिज्म शो कर रहा है उसे क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फ्स। क्लियर बेटा। एक और एग्जांपल, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, बेटा ये वाला कंपाउंड ऑर्थोरोम्बिक भी होता है, रोम्बोहेड्रल भी होता है। बेटा इन नामों से परेशान नहीं होना, ये क्रिस्टलाइन की शेप है, क्यूबिक, ट्राइगोनल, जिस तरह मैंने बताया। ये शेप्स की बात कर रहे हैं ना, जिस तरह हम कह देते हैं कि डब्बे की शक्ल का, मुरब्बे की शक्ल का, चौरस है, क्या कहते हैं उसे, ट्राइएंगल की तरह कई डिफरेंट शेप्स के नाम से परेशान करना। ये आगे जाके जब आप वेस्पर में पढ़ोगे चैप्टर नंबर 6 में केमिकल बॉन्डिंग, तब आपको मजीद अच्छे से समझ आएगी। तो देखा आपने कि एक कंपाउंड दो क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म। और इस जो कंपाउंड है जो प्रोसेस को शो कर रहा है उसे क्या कहेंगे, पॉलीमॉर्फ। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट एलोट्रोपी। अक्सर बेटा क्वेश्चन आता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पॉलीमॉर्फिज्म एंड एलोट्रोपी। तो याद रखना है कि अगर कंपाउंड एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में हो तो उसे क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। लेकिन अगर कोई एलिमेंट एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में शो कर रहा हो तो उसे क्या कहते हैं, एलोट्रोपी। तो एलोट्रोपी क्या है, फिनोमेना इन व्हिच एलिमेंट एग्जिस्ट मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म। बेटा आपकी बुक पे पेज नंबर 97 एक टेबल बना हुआ है, ये सारा टेबल आपने बनाना है और याद भी करना है। तो एलोट्रोपी क्या है, फिनोमेना इन व्हिच एलिमेंट एग्जिस्ट मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म। अगर एक एलिमेंट एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, एलोट्रोपी। मिसाल के तौर पर ये कार्बन और सल्फर दो एग्जांपल मैंने लिखी है। बेटा जो कार्बन है क्यूबिक भी होता है, डब्बे की तरह का, हेक्सागोनल भी होता है। दो तरह की क्रिस्टलाइन फॉर्म, एक ही एलिमेंट, प्रोसेस क्या कहलाएगा, एलोट्रोपी। और जो एलिमेंट एलोट्रोपी शो करता है उसे कहते हैं एलोट्रोप्स या एलोट्रोपिक फॉर्म्स। कार्बन की दो एलोट्रोपिक फॉर्म्स है, क्यूबिक, हेक्सागोनल। डायमंड में हो तो क्यूबिक होता है, हेक्सागोनल हो, ग्रेफाइट में हो तो हेक्सागोनल होता है।
बेटा सिर्फ शेप की बता रहे कि डायमंड के अंदर कार्बन क्यूबिक शेप में अरेंज होता है और हेक्सा मतलब 6 गोनल 6 प्लेन्स, ग्रेफाइट के अंदर कार्बन 6 प्लेन अरेंज होता है। इसी तरह सल्फर 2 इसकी क्रिस्टलाइन फॉर्म हो सकती है, रोम्बिक भी और मोनोक्लिनिक भी। तो अगर एक कंपाउंड दो क्रिस्टलाइन 2 या 2 से ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो उस प्रोसेस को कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, उस कंपाउंड को कहते हैं पॉलीमॉर्फ। अगर कोई एलिमेंट 2 या 2 से ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो उस प्रोसेस को कहते हैं एलोट्रोपी और उस एलिमेंट को क्या कहते हैं, एलोट्रोप्स या एलोट्रोपिक फॉर्म्स। तो ये अक्सर बेटा इनमें डिफरेंस आ जाता है, आप लोगों ने याद रखना। नेक्स्ट आखिरी प्रॉपर्टी ट्रांजिशन टेंपरेचर, ये क्या होता है, द टेंपरेचर at which two crystalline form of the same substance coexist। अगर किसी एक सब्सटेंस की 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म एक स्पेसिफिक टेंपरेचर पे इक्विलिब्रियम में आ जाए उसे क्या कहते हैं, ट्रांजिशन टेंपरेचर। क्या है द टेंपरेचर at which two crystalline form of the same substance coexist in equilibrium। वो वाला टेंपरेचर जहां पे किसी एक सब्सटेंस की 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म इक्विलिब्रियम में मुतवाज़न हालत में आ जाए उसे क्या कहते हैं जी, ट्रांजिशन टेंपरेचर। मिसाल के तौर पे सल्फर S8 लिखा, ये S8 सल्फर की एग्जांपल। आपने देखा रोम्बिक भी होता है और मोनोक्लिनिक भी होता है। तो 95 डिग्री के टेंपरेचर पे ये रोम्बिक भी होगा, मोनोक्लिनिक, यानी दोनों के अंदर इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। बेटा याद रखना है कि कोई भी जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है ना एक स्पेसिफिक टेंपरेचर की रेंज में ही वो आ सकती है। मतलब क्या, 95 से कम टेंपरेचर होगा तो सल्फर की शेप क्या होगी, 95 से ज्यादा टेंपरेचर होगा तो सल्फर किस शक्ल में आ जाएगा, मोनोक्लिनिक में। और अगर 95 टेंपरेचर होगा तो दोनों में क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम। इस टेंपरेचर को क्या कहते हैं, ट्रांजिशन टेंपरेचर। अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि एलोट्रोपी या पॉलीमॉर्फिज्म वाले कंपाउंड ही क्यों ट्रांजिशन टेंपरेचर शो करते हैं, बाकी क्यों नहीं करते। तो बेटा इसका आंसर ये है कि जिसकी 2 शेप होगी उसी का जो ट्रांजिशन टेंपरेचर होगा ना, तो एलोट्रोपी मतलब 2 शेप हो सकती है, इनका ट्रांजिशन टेंपरेचर हो सकता है। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब 2 शेप हो सकती है, इनका ट्रांजिशन टेंपरेचर हो सकता है। अगर किसी की शेप ही एक है तो वो फिर ट्रांजिशन टेंपरेचर शो नहीं करेगा। पर अक्सर बेटा इस आइसोमॉर्फिज्म में से एक क्वेश्चन बोर्ड में आ जाता है कि क्रिस्टल्स शो आइसोमॉर्फिज्म हैव सेम एटॉमिक रेशियो बाय, कि मतलब जिनकी एटॉमिक रेशियो सेम हो वही क्रिस्टल्स क्यों आइसोमॉर्फिज्म शो करते हैं, दूसरे क्यों नहीं करते। तो बेटा इसका आंसर ये है, आप यहाँ पे देखा कि क्रिस्टलाइन नेचर इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम केमिकल नेचर बट डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ एटम। तो ये क्यों कि क्रिस्टलाइन नेचर क्रिस्टल्स की शेप डिपेंड करती है नंबर ऑफ एटम्स पे और उनके अरेंजमेंट पे। दैट्स व्हाई अगर उनकी एटॉमिक रेशियो सेम होगी, मतलब नंबर ऑफ एटम सेम होंगे, तभी वो आइसोमॉर्फिज्म शो करेंगे। अगर एटॉमिक रेशियो सेम नहीं होगी तो वो आइसोमॉर्फिज्म शो नहीं करेंगे। बेटा ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक से आपने पढ़ना है, जहाँ से भी पढ़ सकते हो पढ़ना है। इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन बहुत आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी अक्सर ये आ जाता है और एक बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जिस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं मैंने वो भी आपको बता दिया। तो आई होप सो आपको समझ आई होगी। अगर नहीं आई तो परेशानी होना, आपने इनको अच्छे से सुनना है, लेक्चर को बुक से अच्छी तरह पढ़ना है। 97 पेज पे जो आपका वो टेबल है वो आपने याद भी करना है। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ताला आप सबको महफूज रखे, ज़ुबान में रखे। ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे घंटी के बटन को दबाएं, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उर्दू लिटरेचर स्काई।